नमस्कार दोस्तों, विश्व इतिहास की श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हुए जो अपना टॉपिक था प्रबोधन, तो जैसा कि अपन हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में उससे संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो जैसे अपना एनलाइटमेंट का जो टॉपिक है, प्रबोधन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो यह है कि जैसे पहले पुनर्जागरण धर्म सुधार में ज्ञानोदय में वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर अलग अलग बांटे हैं कि 20 शब्दों के क्वेश्चन, 50 शब्दों के क्वेश्चन आंसर, 100 शब्दों के क्वेश्चन आंसर क्या बन सकते हैं। लेकिन प्रबोधन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो छोटे क्वेश्चन हैं वो बड़े में भी आते हैं और बड़े क्वेश्चन हैं वो छोटे में भी आते हैं। तो यहाँ पे कोई क्राइटेरियन निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि ये छोटे में पूछा जाएगा या बड़े में पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे केवल क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप अपने हिसाब से छोटे बड़े यानी 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन लीजिए, एज ऑफ एनलाइटमेंट, प्रबोधन से क्या तात्पर्य है। तो दूसरी बात मेरी यह है कि जितने इस क्वेश्चन में दिए गए हैं उससे अभी तक तो क्या हुआ था कि मेरा मटेरियल जितना था उसके बाहर से भी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा था, बाहर से भी मैं क्वेश्चन आंसर कलेक्ट कर रहा था, ताकि अपनी ऐसी अप्रोच डेवलप हो जाए कि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जिससे अपन परिचित नहीं हैं तो भी अपन उस क्वेश्चन को कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर सिस्टम उल्टा है। प्रबोधन में मैंने आपको मटेरियल में इतना समझा दिया है, मेरे वीडियोज़ में इतना बता दिया है कि यहाँ पे उससे कम है। तो पहला क्वेश्चन आसान है, आप वहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं कि प्रबोधन से क्या तात्पर्य है। सिंपल अपन बात करें तो ये वैचारिक स्तर पर एक नया दृष्टिकोण था जिसमें धर्मनिरपेक्ष और विवेक को प्रोत्साहित किया गया था। दूसरा है यूरोपीय ज्ञानोदय का परिचय दीजिए। तो पहली बात अपन जैसा जानते हैं कि प्रबोधन की शुरुआत यूरोप से होती है। तो 1650 से 1780 तक, 1650 से 1780 तक का जो काल था ये प्रबोधन का युग था, ज्ञानोदय का युग था, एज ऑफ एनलाइटमेंट का युग था। इसमें पश्चिमी यूरोप के सांस्कृतिक, नाम माना चाहिए पर्टिकुलर कि पश्चिमी यूरोप में ज़्यादा अच्छे से फैला था। तो पश्चिमी यूरोप के सांस्कृतिक और बौद्धिक वर्ग ने, यानी एक ऐसा वर्ग जिसको सांस्कृतिक और जो लीक से हट करके विवेक की बातें करने वाला वर्ग था, जो व्यक्ति के हितों की बात करने वाला वर्ग था, उसने तर्क, विश्लेषण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ज्ञानोदय के परिचय में कि ज्ञानोदय ने कैथोलिक चर्च और समाज में अपनी पेठ बना चुकी अन्य संस्थाओं को चुनौती दी थी। डिटेल में मैंने डिस्कस किया है आपके साथ में। फिर अपन बात करें तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, प्रबोधन युग के प्रमुख विचारक कौन कौन थे। तो जिनके ऊपर अपन डिस्कशन किया है वो सारे प्रबोधन युग के विचारक हैं। आप यदि 20 शब्दों का क्वेश्चन आता है तो अपने को उनके नाम लिखने हैं 4-5, और यदि 50 शब्दों का क्वेश्चन आता है तो उनको डिस्क्राइब करना है। तो जैसा अपन बताएं, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, कांट, रूसो, दिदरो, जेफरसन। और यदि आपको अच्छे से याद हो तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि ब्रिटेन के प्रमुख प्रबोधन के विचारक, फ्रांस के प्रमुख विचारक, इस तरीके से भी अपन इनको बांट सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि अपने पास में कंटेंट कैसा है। जॉन लॉक के उदारवादी सिद्धांत क्या थे। तो देखिए, जॉन लॉक के उदारवादी सिद्धांत हैं, एक तो प्राकृतिक अधिकारों की मांग करता है। उस प्राकृतिक अधिकारों में क्या क्या मांग है इसकी, स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। 3 तो प्राकृतिक अधिकारों की मांग करता है। व्यक्ति इसके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है। अगर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, इसको स्वतंत्रता देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि व्यक्ति में विवेक है, वह जानता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जॉन लॉक सहिष्णुता की बात करता है। जॉन लॉक समझौतावादी सिद्धांत की बात करता है। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि क्या है समझौतावादी सिद्धांत। मैं आपको यहाँ पे केवल बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ
जो समझौतावादी सिद्धांत के अनुसार सरकार बनेगी वह सरकार संवैधानिक सरकार होगी। संवैधानिक सरकार का तात्पर्य है संविधान के अनुसार कार्य करेगी, सीमित शासन होगा उसका, जैसा अपन वर्तमान देशों में देख रहे हैं। आगे है प्रबोधन युग की मुख्य विशेषताएं क्या थी, ये आपको वहीं से देखना पड़ेगा। आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो YouTube चैनल पे ही। जब वीडियो हम अपलोड करते हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारे PDF डाउनलोड कर सकते हो। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिजियोक्रेट्स क्या थे? मैंने बताया था आपको, शायद लिखा नहीं था, ओरली बताया था मुझे जहाँ तक याद है, तो मैं बता देता हूँ कि प्रबोधन काल में फ्रांसीसी विचारकों का एक अर्थशास्त्री वर्ग था, अर्थशास्त्र का वर्ग था, जिन्हें अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों के जीवन स्तर में अर्थ का योगदान कैसे किया जाए, इस बारे में इन्होंने बताया। और इसका फ्रांसीसी क्रांति पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे फ्रांसीसी विचारक जिन्होंने प्रकृति को धन मानकर अपने राजनीतिक आर्थिक विचार व्यक्त किए, इन्हें फिजियोक्रेट्स कहा गया। और फ्रांस की क्रांति के समय फिजियोक्रेट्स का नेता था एक क्वेंस ने फ्रांस की क्रांति में फिजियोक्रेट्स का नेता था। फ्रांस के 3 प्रसिद्ध फिजियोक्रेट्स थे, यदि आप आगे और लिखना चाहें इसको। फ्रांकाइन क्वेंस ने एक बता दिया मैंने, एक है जैक्स तुर्गो और एक है जीन द गुर्ने। ये जो 3 व्यक्ति हैं ये प्रमुख फिजियोक्रेट्स थे फ्रांस की क्रांति के समय। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबोधन युग के प्रमुख विचारक मॉन्टेस्क्यू का परिचय दीजिए। तो मॉन्टेस्क्यू आप जानते हैं फ्रांस का विचारक है और इसकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम है। मॉन्टेस्क्यू ने इस बुक में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, जो कि जॉन लॉक से लिया है। बहुत ही डिटेल में शक्ति पृथक्करण को मैंने समझाया है। आगे अपन चलें तो प्रबोधन काल में उदारवाद के उदय के क्या कारण रहे, क्यों उदय हुआ प्रबोधन काल का। देखिए, प्रबोधन काल की उदय के एक तो देखो मेजर कारण तो इसका था कि वाणिज्यवादी व्यवस्था थी। उस वाणिज्यवादी व्यवस्था की जगह पे ये पूंजीवाद लाना चाहता था। वणिकवादी व्यवस्था थी तो वाणिज्यवादी व्यवस्था की जगह ये पूंजीवाद लाना चाहता था। फिर भी अन्य कारणों में अपन जाएं तो वही सीक्वेंस आएगा, पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति हो गई, संचार साधनों का विकास हुआ, यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यही उदारवाद के उदय के कारण थे। अगला क्वेश्चन है प्रबोधन ने उदारवाद को पल्लवित किया। कथन के संदर्भ में उदारवादी विचारधारा और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रबोधन ने किस प्रकार उदारवाद का उदय किया, ऐसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है। पुनर्जागरण का उदारवाद में क्या योगदान रहा साहब, वाणिज्य क्रांति का क्या योगदान रहा, औद्योगिक क्रांति का क्या योगदान रहा, संचार साधनों का क्या योगदान रहा। तो इतने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अपने को बुक का सहारा लेना पड़ेगा। ये केवल जो वीडियोज में अपलोड कर रहा हूँ, जो नोट्स दे रहा हूँ, वो केवल आपको इतनी अप्रोच डेवलप हो जाए कि आप बुक पढ़ लें, बुक समझ में आने लग जाए जब आप बुक्स पढ़ने के लिए बैठें। लेकिन बुक्स पढ़ने के बाद में ऐसी अप्रोच बननी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं उनका भी अपन आंसर दे पाएँ। तो बहुत सारे कारण रहे, लेकिन मुख्य रूप से व्यक्ति स्वतंत्र, तार्किक और स्वायत्त हो गया था, इसलिए वह अपनी स्वतंत्रता। तो इसके लिए पहले उदारवाद की विशेषताओं का पता होना चाहिए अपने को। तो उदारवाद की मेनली विशेषताएं वही हैं जो जॉन लॉक बात करता है जिनकी। तो ऐसी बात क्यों होने लगी कि जैसे जॉन लॉक बात करता है, उदारवाद बात करता है कि व्यक्ति इसके मूल में है, व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है, व्यक्ति में विवेक है, इसलिए उसको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसके कारण थे कि व्यक्ति अब स्वतंत्र हो चुका था, निरंकुश शासकों का अंत होने लगा था। यूरोप जैसे देशों में, ब्रिटेन जैसे देशों में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी, तो लोगों में जागरूकता आ गई थी, वे तार्किक रूप से सोचने लग गए थे।
सहमति पर आधारित राज्य का जब सिद्धांत दिया हॉब्स ने, लोक ने, रूसो ने, तो अनेक राज्यों में सहमति पर आधारित शासन की व्यवस्था की स्थापना होने लगी। संवैधानिक और विधि का शासन आ गया। अवसर की समानता, सामाजिक न्याय, सहिष्णुता जैसे मुद्दे आने लग गए थे, जिस कारण उदारवाद पनपने लगा। ये प्रबोधन के द्वारा किया गया योगदान है। आगे अपन जब वैकेंसी आएगी उस समय और बढ़िया से क्लियर करेंगे। इसमें अपन देखेंगे पुनर्जागरण ने कैसे योगदान दिया, ठीक है। और भी जो पॉइंट अपन देखेंगे, संचार साधनों ने क्या योगदान दिया, उन सब पे अपन 50-50 वर्ड्स का मटेरियल तैयार करेंगे। आगे क्वेश्चन है, प्रबोधन के युग में धर्मनिरपेक्षवादी विचारों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। किस तरीके से? प्रबोधन के युग में देखिए क्या क्या डिमांड है क्वेश्चन की। प्रबोधन का युग है, धर्मनिरपेक्षवादी विचार आ रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। कैसे? देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति का एग्जाम्पल लीजिए। उस टाइम पे फ्रांस की राज्य क्रांति से धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई और उसने अन्य यूरोपीय देशों को भी प्रभावित किया। एक विचारक है वहाँ पर, होलीओक को यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का जनक माना जाता है। धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत था जो आप कह सकते हैं कि नैतिक और बौद्धिक स्वभाव के विकास की खोज कर रहा था। और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के प्रचार से, यानी होलीओक ने अपने कुछ अनुयायियों के साथ, कुछ शिष्यों के साथ में बहुत बड़े स्तर पर प्रचार किया और कुछ बुक्स भी उसने निकाली थी, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म उसकी बुक थी, ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ सेक्युलरिज्म उसकी बुक थी। तो इनके तहत उसने बहुत ही अच्छे से अपने विचारों को गति प्रदान की। राष्ट्रीयता की भावना ने, जब धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का प्रचार हुआ तो यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी और राष्ट्रीयता की इस भावना ने परंपरागत रूढ़िवादी शक्तियों को चुनौती दी और उदारवादी जैसे सिद्धांतों को प्रोत्साहन दिया। तो धर्मनिरपेक्षता का भी योगदान है उदारवाद में। आगे है कि जॉन लोक के प्रबुद्धवादी विचारों पर एक लेख लिखिए। ये लोक से ही जो मैटर अपने लिखा है वहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि लोक के जो विचार थे उनको अपने को यहाँ पे लिखना है और आगे लोक के विचारों का क्या प्रभाव पड़ा वो अपने को थोड़ा सा बताना है। जैसे वर्तमान में बहुत सारे देश सीमित सरकार के आधार पर काम करते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने इसको अपनाया, वोल्टेयर, रूसो भी इससे प्रभावित थे। और वर्तमान में अपन बात करें तो एक सामाजिक न्याय का सिद्धांत आता है जिसमें जॉन रॉल्स की थ्योरी चलती है। जॉन रॉल्स एक बहुत ही बड़ा विचारक हुआ है और अभी समकालीन विचारकों में नाम आता है इसका। 1972 में तो इसकी बुक आई थी, 2000 तक भी इसकी किताब निकली थी। तो एक बुक आती है इसकी, थियरी ऑफ जस्टिस, जिसमें सामाजिक न्याय की ये बात करता है। तो इसने भी लोक के सिद्धांत का, लोक को फॉलो किया है इसने। फिर अपन बात करते हैं प्रबोधन युग की कमियां क्या थी। तो प्रबोधन युग की कमियां ये थी कि मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे। ये चिंतन एक बुर्जुआ विश्व दृष्टि को व्यक्त कर रहा था। केवल मध्य वर्ग के हितों की ही बात की गई। यहाँ तक कि शासन सत्ताओं की उन्होंने बात की, लोकतंत्र की उन्होंने बात की, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, लेकिन जो इसमें शामिल होने की बात थी कि कानून कौन बनाएगा, कौन ऐसे नियम बनाएगा, उसमें उन्होंने मध्यम वर्ग की ही भागीदारी करने का पक्ष लिया। ये कानून के शासन और विधि निर्माण पर बल देते थे, लेकिन विधि निर्माण में मध्य वर्ग का ही वर्चस्व चाहते थे। इनकी भी कुछ कुछ दृष्टि यूटोपियन जैसी थी। यूटोपियन जो अपन ने पढ़ा है, थॉमस मूर कल्पना करता है, या यूटोपियन का मतलब होता है एक कल्पनावादी जहाज है जिस पर कल्पनाएं की जाती है कि ऐसे राज्य का निर्माण हो, एक आदर्श राज्य का निर्माण जो कभी हो नहीं सकता है। तो ऐसी बातें इनके चिंतन में दृष्टिगत होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा आशावादी दिखाई देते हैं।
प्रबोधन चिंतकों ने विज्ञान से संबंध में ये मत व्यक्त किया था कि विज्ञान बेहतर दुनिया देगा, लेकिन विज्ञान ने मानव के हित से ज़्यादा उसका अहित किया है, ऐसा मानना है। उसने आज आतंक के सिद्धांत को जन्म दिया है। आतंक का सिद्धांत क्या है कि वैज्ञानिक युग के कारण बहुत सारे परमाणु अस्त्र बन गए हैं, जिस कारण दुनिया दहशत में जी रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। ये कुछ कमियां इनकी हो सकती हैं। प्रबोधन युग के एक अपन ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कमियों में कि उन्होंने महिलाओं के पक्ष की कोई ज़्यादा बातें नहीं की, स्पेशल कोई महिलाओं के लिए प्रोविजंस नहीं किए, अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रोविजंस की बात नहीं की इन्होंने। ऐसे पॉइंट भी अपन लिख सकते हैं। ये कोरे वृतांत प्रतीत होते हैं, लेकिन कमियां अपने को कम ही लिखनी है। प्रबोधन युग के प्रमुख विचारक रूसो का परिचय दीजिए और उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी बताइए। रूसो को मैंने बहुत डिटेल में बताया है, ये आपको वहीं से देखना पड़ेगा। कहाँ से देखना पड़ेगा? जो वीडियो मैंने पहले बनाया है, और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रबोधन युगीन चिंतन एवं पुनर्जागरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रबोधन युग में और पुनर्जागरण में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पुनर्जागरण मध्यम वर्ग अभी आत्मविश्वास से युक्त नहीं था, लेकिन यानी जो पुनर्जागरण का मध्य वर्ग था उसमें आत्मविश्वास नहीं था। वह इस बात पर बल देता था कि अतीत से यानी इतिहास से प्राप्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है, और बुद्धिवाद की बात करता था, लैटिन साहित्य पर बल देता था। लेकिन प्रबोधनकालीन जो मध्य वर्ग था उसमें आत्मविश्वास था, उसमें शक्ति थी। इस कारण उसने राजतंत्र की जगह पर लोकतंत्र की आवाज़ उठाई, चर्च के आडंबर के खिलाफ आवाज़ उठाई, तर्क के माध्यम से उसने बात की। पुनर्जागरण का बल ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष पर ज़्यादा था, और प्रबोधन का जो ज़्यादा जोर दिया गया प्रबोधन के द्वारा वह ज्ञान ही नहीं बल्कि ज्ञान उसे माना जाए जो तर्क की कसौटी पर परखा गया है, वह ज्ञान है। आप पुनर्जागरण और प्रबोधन के दोनों वीडियोस देखेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। प्रबोधनकालीन चिंतन जो था वो व्यवहारिक ज्ञान पर बल देता था। पुनर्जागरण कालीन वैज्ञानिक अन्वेषण निजी प्रयास का प्रतिफल था। दूसरी तरफ जो प्रबोधनकालीन वैज्ञानिक अन्वेषण था वो वैज्ञानिक क्रांति, सामूहिक प्रयास का नतीजा था। और एक क्वेश्चन नया मिला है, पेरेबेली का प्रबोधन में योगदान, जिसका दूर दूर तक अपन ने नाम नहीं पढ़ा। तो पेरेबेली कौन था, थोड़ा सा देख लीजिए। ये लुई 14वें का समकालीन लेखक था। लुई 14वां जो फ्रांस का शासक था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लुई 14वां का डायलॉग था कि मेरा आदेश ही शासन है, मेरे शब्द ही शासन है। और वहीं से श्री रामचंद्र मौली ने वह डायलॉग लिया था, कौन सी मूवी में, बाहुबली में, जहाँ पर शिवगामी माहिष्मती साम्राज्य की शासिका शिवगामी ये कहती है मेरा वचन ही है शासन। ये जो वर्ड्स थे ये वहाँ से लिए गए हैं, लुई 14वें का कथन था। और जो ये ऐसी बातें करता था, इतना निरंकुश शासक था, उसकी परिणति ये होती है कि 1789 में उसी के वंश के, इसी के पोते लुई 16वें को अपदस्थ कर दिया जाता है। तो पेरेबेली एक सुधारवादी पादरी का पुत्र था और जिनेवा में दर्शन शास्त्र का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। इसकी जो किताबें थी वो तथ्य और तर्क से पूर्ण थी। जो पांडित्य पंथ है उसका इसने विरोध किया था। इसके समय जो भी समस्या आई उसका इसने निर्भयता से विचार व्यक्त किया उसके ऊपर। इसकी पुस्तक को अशांति पैदा करने वाली कहा गया और पेरिस में उस पुस्तक को जला दिया गया था। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, ये फ्रांस में ही हुआ है। तो फ्रांस में से बेचने पर मृत्युदंड दिया गया, घोषित कर दिया गया। 1688 में इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था व्हाट होली कैथोलिक फ्रांस अंडर द रिजिम ऑफ लुई 14 रियली इज। इस बुक में उसने लुई द्वारा एक नांत की घोषणा की गई थी। नांतेस की घोषणा के बारे में मैंने आप क्वेश्चन में भी दिया है, पुनर्जागरण में डिटेल में बताया भी है। तो नांतेस की घोषणा की थी लुई 14वें ने, जो एक मतलब सभी पे कर लगा दो सबको। तो उस नांतेस की घोषणा की इसने आलोचना की थी। ये था पेरेबेली के बारे में थोड़ा सा परिचय।
ये प्रबोधन युग के क्वेश्चंस थे। अगर और कोई क्वेश्चंस इसके होंगे, जैसे बड़े क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, जैसे अपन बात करें तो ये क्वेश्चन बड़ा बन सकता है कि प्रबोधन युग की विशेषताएं बताइए, तो ये इस पर अपन डिस्कशन किया है। ये छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन किसी भी प्रकार के पूछे जा सकते हैं। प्रबोधन युग के प्रमुख विचारक जॉन लॉक के बारे में बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। वोल्टेयर के बारे में 50 के क्वेश्चन आ सकता है, वोल्टेयर के बारे में जो मैंने नोट्स में दिया है। एक कांट के बारे में अपन शायद चर्चा नहीं की है, कांट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है 100 वर्ड्स का, क्योंकि कांट बहुत ही बड़ा दार्शनिक विचारक था उस समय का, और कांट ने एक बिल्कुल अलग टाइप की थ्योरी दी थी जिसमें उसने बुद्धिवाद और अनुभववाद का अद्भुत सम्मिश्रण किया था। और पाश्चात्य जो दर्शन है उसमें कांट, जैसे भारत में ये कहा जाता है कि जहाँ पे सभी दर्शन समाप्त हो जाते हैं वहाँ पे शंकराचार्य का दर्शन शुरू होता है। यही बात यूरोपियन संदर्भ में, यूरोपियन दर्शन के संदर्भ में कांट के बारे में कही जाती है कि जहाँ यूरोप का दर्शन समाप्त हो जाता है वहाँ से कांट का दर्शन शुरू होता है। प्रबोधन युग का आधुनिक विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है 100 वर्ड्स में, तो इसको अपन डिस्क्राइब करेंगे। दर्शन में क्या प्रभाव पड़ा, विज्ञान पे क्या प्रभाव पड़ा, राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा। तो जब आप नोट्स देखेंगे तो इन क्वेश्चंस को करने की स्थिति में आएंगे। फिर भी यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको लिखा हुआ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा। आगे अपन चलें तो मॉन्टेस्क्यू का क्वेश्चन आ सकता है, 50 वर्ड में आ सकता है, वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। रूसो का क्वेश्चन 100 वर्ड्स में भी आ सकता है, जिसमें सामाजिक समझौते का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। दिदरो के बारे में नोट्स में लिखा है, उतनी से ज़्यादा नहीं आएगा। उदारवाद के बारे में थोड़ा डिटेल में आ सकता है यदि पूछ ले तो उदारवाद के लिए मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे भी वो वीडियो शेयर कर दूंगा। पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट की एक सीरीज़ चल रही है मेरी, उसमें मैंने उदारवाद टॉपिक बनाया है। उस उदारवाद को आप देख लीजिएगा, उसको मैं यहाँ भी शेयर कर दूंगा, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। या तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं आप, या यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसी प्लेलिस्ट में कर दूंगा मैं। ये ऑप्शन आपके पास में हो सकते हैं। फिर अपन आगे देखें, यूरोप के बाहर प्रबोधन के प्रसार की विवेचना कीजिए। तो यूरोप के बाहर की यदि अपन बात करें तो अमेरिका में क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका के बाद में जो बहुत सारे देशों में सीमित सरकारों की स्थापना हुई। जब प्रबोधन के कारण बड़े बड़े आविष्कार होते हैं तो बड़े बड़े आविष्कारों के कारण न केवल यूरोप तक ही ये सीमित रहते हैं औद्योगिक क्रांति, बल्कि पूरी दुनिया में ये फैल चुकी होती है। यहाँ तक कि जो दास प्रथा, सती प्रथा जैसी चीज़ें थी, जो कुप्रथाएं थी, उनका भी उन्मूलन हुआ। भारत में भी आप देखेंगे तो प्रबोधन काल में या उसके बाद में या उसी टाइम पर सामाजिक क्रांतियाँ होने लगी थी, सामाजिक सुधार के लिए प्रयास होने लगे थे। तो ऐसे पॉइंट्स हैं कि यूरोप के बाहर प्रबोधन के प्रसार की विवेचना कीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रबोधन से संबंधित। थैंक्स फॉर डिस्कशन।